नमस्कार, जय श्री राम। हमारे साथ जुड़ चुके हैं प्रिय बंधु मीडिया से शुद्धशील घोष दादा। दादा एकदम गजब कर दिया एकदम। मैं कल कैलकुलेशन कर रहा था, अगर ये 91 लाख वोट को ऐड किया जाए इसमें, तो एग्जैक्टली वोटिंग परसेंटेज 83 होता है। तो क्या वास्तव में मरे हुए लोग, डुप्लीकेट वोटर, सुरंग या बांग्लादेशी मिलकर के 91 लाख वोट कर रहे थे और इसके कारण बार-बार जो ओरिजिनल वोटर है, वो वोट के बाद भी अ, अपना जैसा एक्सपेक्टेड रिजल्ट है वो गेन नहीं कर पा रहा था, अचीव नहीं कर पा रहा था। अ, सुपर वोटिंग नो डाउट, और बहुत कम जो घटनाएं भी हुई हैं, छिटपुट हुई हैं, कुछ एक जगहों पर हुई है, वरना हमें तो आदत है बंगाल में कितना मर्डर हमने देखा, कितना कुछ प्री पोल वायलेंस भी देखा। अ, आपके टीम के अनुसार कैसा वोटिंग रहा, क्या रुझान रहा और इस वोटिंग से आप कैसा उम्मीद कर रहे हैं? प्रणाम। देखो दादा, यहाँ पर जो डेटा आया है अभी तक हमारे टीम ने जो कलेक्ट किया है वो बहुत ही पॉजिटिव डेटा आ रहा है। अभी आपने जो डेटा बोला वो एग्जैक्टली राइट है कि अगर इसके साथ 91 लाख हम ऐड कर देते हैं तो वो 83% में ही आ जाता है। और इसमें कोई डेटा चेंज नहीं देख रहा है, वोटिंग आप नहीं देख रहे, बट फिर भी इतना हाई क्यों हो गया है? बट दादा, यहाँ पर जो 91 लाख डेटा है इसको आपको दो पार्ट में स्प्लिट करना पड़ेगा। एक तो है एएसडी पार्ट जो पहले हुआ था, और उसके बाद आया जो एडजुडिकेशन पार्ट। तो एडजुडिकेशन पार्ट वाला जो है, जो रोहिंग्या बांग्लादेशी है, उसका 100% आप पकड़ लो। बट यहाँ पर अगर आप एएसडी वाला लो तो एएसडी का पैटर्न थोड़ा अलग है। आप अगर किसी भी असेंबली वेस्ट बंगाल का ले लो तो वहां पर आप देखोगे एएसडी में हर बूथ से 10, 12, 15, 20, 22 ऐसे डिलीट हुआ है। लेकिन वहां पे 50 to 60 बूथ ऐसे है जहां पर डिलीशन है मोर देन 100, 100, 120। इसके मतलब एक ही है, पैटर्न को आप रीड कीजिए कि छप्पा वोट जहां पर होता था वो टारगेटेड बूथ था 30, 40 बूथ। अभी ये छप्पा करने के टाइम वो 30, 40 बूथ में कोई एक बूथ अगर मिस हो जाता था तो उसको चेंज करने के लिए बैकअप और एक बूथ है। तो ये जो 60 बूथ होता है, ये 60 बूथ के अंदर 40 बूथ लूटा जाता है, जहां पर ही वो 5,000, 6,000 का लीड हो जाता है। तो इसके मतलब जो एएसडी का डेटा है उसको आप 100% कंसिडर नहीं कर सकते हो। उसको आप बस 30 to 40% ही कंसिडर कर लो, बाकी उसका बैकअप वोटर है। एक बूथ मिस हो जाए, वहां पर टाइट सिक्योरिटी हो जाए तो मुझे दूसरी जगह में करना पड़ेगा। और एडजुडिकेशन वाला जो पार्ट है वो आप 100% कंसिडर कर सकते हो। उसमें एक्चुअल वो लोग ही था जो छप्पा वोट करते थे। नाउ द थिंग इज दैट ये जो 91 लाख डेटा है ये है ऑल ओवर वेस्ट बंगाल, आउट ऑफ 294 असेंबली। कल जी। वोट हुआ है ऑलमोस्ट 50% में, 152। तो यहाँ पर भी हुँ, आपका डेटा जो है वो आधा हो जाता है कंसिडरेशन में। तो उसके आधा हो मतलब जाता 83% जो रेगुलर वोट है उससे ज्यादा ही पोलिंग हुआ है। ना है। आपको मैं हुँ, वेस्ट बंगाल का ओवरऑल वोटिंग पैटर्न बताता हूँ। यहाँ पर आपको तीन पैटर्न दिखा जाएगा। नंबर वन पैटर्न है जो रूरल हिंदू डोमिनेटेड एरियाज है, वहां पर 76 to 78% वोटर होता है। उसके बाद जो मुस्लिम डोमिनेटिंग एरिया होता है वहां पर 92 to 93% पोलिंग होता है। और जो कलकत्ता एंड सराउंड एरिया है वहां पर 60 to 62% पोलिंग होता है। तो कुल मिला हुँ, के ये जो टोटल परसेंटेज ऑफ पोलिंग वेस्ट बंगाल में होता है वो होता है 82%। इसके मतलब जो मुस्लिम डोमिनेटिंग कॉन्स्टिट्यूंसीज है वहां पर पोलिंग होता है 90+। जहां पर हिंदू डोमिनेटिंग कॉन्स्टिट्यूंसीज है वहां पर 80 - 76, 78% होता है। अब अगर आपका वोट अगर ओवरऑल 92% हो जाता है तो यहाँ पर क्या है, मुस्लिम 95, 96% किया है, और हिंदू जो है वो 90% तो पोल किया ही है, इसलिए तो एवरेज 92% आ रहा है। तो हिंदू वोट 90% में पहुंच गया, उसके मतलब पहले वोट कितना होता था, 78%, अभी पहुंच गया है 90%। 12% इंक्रीज इन हिंदू वोट। अभी एएसडी डेटा है नहीं, एडजुडिकेशन है नहीं, तो ये हिंदू वोट कहां से आ गया? ये हिंदू वोट वही है जो एक्चुअली माइग्रेंट लेबर हो गया था, भर भर के ट्रेन में गाड़ी में सीट नहीं मिला, कैसे भी करके ये लोग आया है। अब इतना जिसने दिक्कत दिया और यहाँ पर आके पोलिंग किया, वो तो दीदी के लिए वोट करने नहीं आए थे, वो किसके लिए वोट करेंगे? ये तो भाजपा के लिए क्लियर ट्रेंड आ रहा है। अब ये जो मैं 12% हिंदू वोट इंक्रीज का डेटा आपको दे रहा हूँ, आपको एक असेंबली का एग्जाम्पल लेके आप समझाता हूँ तो आसानी से समझ जाएंगे। सपोज एक असेंबली में 2,50,000 वोटर्स है, उसमें अगर हिंदू वोट 12% इंक्रीज होता है तो उसके मतलब 30,000 वोट इंक्रीज हो गया। तो 30,000 हिंदू वोट इंक्रीज हो गया।
और वो भाजपा के लिए 90% भी कन्वर्ट होता है, तो 25 से 27 हजार जो वोट है वो भाजपा के लिए ऐड हो जाता है। तो इसके मतलब आप एएसडी एसआईआर सारे डेटा छोड़ दीजिए, जो नॉर्मल सिनेरियो में भी तृणमूल कांग्रेस 5,000, 6,000, 10,000, 15,000, 20,000, 22,000 में जीता था ना, वो सीट अभी भाजपा के लिए कन्वर्ट होना चाहिए। इसलिए ये जो हाई पोल है, ये जो हाई परसेंटेज ऑफ पोलिंग है, ये जो मार्क, अभी तो हम एग्जिट पोल का डेटा डिस्क्लोज नहीं कर सकते हैं, बट जो नहीं मार्क नहीं कर हमने ओपिनियन पोल में पकड़ता, तो उसके से आप ऐड कर लीजिए, वो बेस मार्क तो कैच हो ही गया, उससे एडिशनल ऑन टॉप ऑफ दैट 10-12 सीट और भी जुड़ सकते हैं। और अगर वर्स्ट केस सिनेरियो हो भी जाता है, तो आप वहां से मैक्स टू मैक्स 10 सीट माइनस कर लो, उससे खराब फल हो ही नहीं सकता। उसके मतलब जो पहले चरण का चुनाव हुआ, वहां पर ही इधर तो सेंचुरी, नहीं तो सेंचुरी का आजू बाजू में आ गया, काम यहाँ पर 50% हो गया। कल सट्टा बाजार ने भी अपना प्रेडिक्शन 127 के जगह बीजेपी को नंबर बढ़ा के 140 कर दिया। डू यू रिमेम्बर, मैंने फोन किया था आपको इसके लिए कि जा रहा हूं मैं ये करने। मेरा हर इलेक्शन में मैं इस तरह से करता हूं। अब मैं ये देख रहा हूं कि फर्स्ट फेज के बाद तो ये स्थिति है, बट व्हाट अबाउट, ये तो फर्स्ट फेज के बाद वो ऐसा प्रेडिक्शन मान के सोच रहा है कि चलो मे बी बीजेपी 90-95 हो या 100, लेकिन जो ये वोट कट हुआ और जिस प्रकार से जंप हुआ, मैं 38-39% और 40% जो बीजेपी का 2019, 2021 और 2024, ये जो इलेक्शन में बीजेपी का कंसिस्टेंट वोटिंग है। आप भी दादा इंजीनियर, मैं भी इंजीनियर, हम लोग डेटा अच्छे समझते हैं। अगर वो भी 91 लाख में हम हटा दें तो बीजेपी का वोट शेयर तो ऑटोमेटिकली 42% हो जा रहा है ना। 42% नहीं, इस बार जो डेटा आ रहा है उसमें 45-46% तक जाने का चांसेस है। क्योंकि कल एक मजे का बात हुआ, मैं मालदा, मुर्शिदाबाद, उत्तर दिनाजपुर, ये जो रीजन है इसको अच्छे से रीड कर रहा था, क्योंकि हमारा जो ओपिनियन में वहां पर आ रहा था हिंट्स कि यहाँ पर रिवाइवल ऑफ कांग्रेस दिख रहा था, कांग्रेस वहां पर अच्छे करेंगे। तो वहां पर जो मुस्लिम वोटर्स है उससे ज्यादातर हम जोड़ने का कोशिश किया, उसका पैटर्न रीड करने का कोशिश कर रहे थे। तो वो लोग भी बोल रहे हैं कि हम तो इस बार चेंजेस के लिए ही वोट डालेंगे। अब देखिए, ये जो मुस्लिम वोट है उसके दिमाग में कुछ तो सेट हो गया, ये भाजपा के लिए मैक्सिमम वोट नहीं करेंगे, जो करेंगे वो बहुत ही नॉमिनल है, 0.5% से भी नीचे, वो अंडर कंसिडरेशन रहेंगे ही नहीं। लेकिन ये लोग अगर चेंजेस के लिए वोट कर रहे हैं, तो ये किसको वोट कर रहे हैं? चांसेस ओनली इज कांग्रेस, बिकॉज ये मुस्लिम कम्युनिटी बहुत ही यूनिक टाइप से वोट करते हैं। जब भी वोट करता है, एक होकर वोट करते हैं और एक बिगर अम्ब्रेला ढूंढते हैं, कहां पर मुझे प्रोटेक्शन मिलेगा। तो यहाँ पर अभी लेफ्ट फ्रंट का बोलो, या जो वाइन कबीर का पार्टी बोलो, या आईमीन बोलो, ऐसे बोलो, इतना पकड़ मजबूत नहीं हुआ। तो ओनली थिंग इज कांग्रेस। तो इसलिए अगर मुस्लिम बोलता है कि रिवाइवल चेंजेस के लिए वोट कर रहा हूँ, दैट इज इंडिकेटिंग रिवाइवल ऑफ कांग्रेस। और अगर इस रीजन में रिवाइवल ऑफ कांग्रेस हो जाता है, मतलब वो अगर 8-10 सीट भी लेके आ जाते हैं, जो परसेंटेज ऑफ वोट उनका होगा, जितना वोट डिडक्शन तृणमूल कांग्रेस से होगा, तृणमूल कांग्रेस ऑटोमेटिकली विल गो डाउन बिलो 35। ऐसी सिचुएशन हो सकता है। अभी 4 तारीख को जब ईवीएम खुलेगा वो हमको पता लगेगा, बट अभी जो इंडिकेशन आ रहा है दैट इज नॉट वेरी गुड फॉर टीएमसी। और ये जो आप बोल रहे हो ना, ईवीएम चेंजेस थोड़ा बहुत अल्लाह, मैं बाद में डिटेल में डिस्कस करूंगा उसका। तो इसके कारण भी वो है, ये एक नैरेटिव क्रिएट किया गया है लोगों को सेकेंड फेज में डिमोटिवेट करने के लिए कि आप कम वोट डालो। फर्स्ट फेज का जो पोलिंग हुआ है, जो बम्पर वोटिंग हुआ है, ये टीएमसी का दी एंड ऑलमोस्ट तैयार कर दिया है। मेरा भी यही मानना है, क्योंकि ये कोई घटनाएं नहीं है, ये 2-3 घटनाएं, छिटपुट घटनाएं हुई जरूर है, लेकिन इतना तो, अगर आप सोचो 1000 घटना होती थी, उसमें से 3, 4, 5, 10 होते तो ये नेग्लेजिबल है। ये तो इस प्रकार की घटनाएं आपको यूपी में भी एक आध बार सुनने को मिल जाती है, वो कोई बड़ी बात नहीं है। पर मैं आ रहा हूं एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक पर। मैं देख रहा था कल पुरुलिया, मेदिनीपुर, इनके वोटिंग पैटर्न, ये गजब वोट हुआ है। इतना वोट नहीं होता था वहां पे। क्या आप ये नहीं, देख रहे हैं, पूर्वी मेदिनीपुर और पश्चिमी मेदिनीपुर दोनों में बीजेपी की लहर आप देख रहे हैं क्या? क्योंकि मेरे जो हमारे सामाजिक परिवार जो है, वो प्रिय बंधु मीडिया के भी दर्शक हैं, वो लोग लिखे कि पहली बार जो लोग बोल नहीं रहे थे, लाइन में खुल के बीजेपी बोलने लगे थे कि बीजेपी को वोट करेंगे। 2 दिन पहले तक वो चुप थे। ये क्या चेंज नजर आता है आपको?
देखिए, ये जो जंगल महल का पूरा एरिया है, आप बांकुड़ा से चालू कर लो, बांकुड़ा, पुरुलिया, हम्म झारग्राम, पूर्व मेदिनीपुर, पश्चिम मेदिनीपुर, ये जो सारे हम्म डिस्ट्रिक्ट है, ये 2019 से ही भाजपा के साथ जुड़े हुए हैं। क्योंकि ये लोग नॉर्थ बंगाल के तरफ ही समझ गए हैं कि ये जो बाकी पार्टी है, वो सीपीएम हो जाए, वो तृणमूल कांग्रेस हो जाए, उनका जो रूलिंग है, वोटिंग के टाइम आ जाएंगे वोट दो करके, लेकिन जो डेवलपमेंट बोलो, जो कुछ भी है, वो कोलकाता केंद्रित है। तो हम्म ओनली भाजपा इज द सोल्यूशन जो आएंगे और ये पूरे एरिया का डेवलपमेंट कर सकता है। इसलिए आप एक चीज देखो, जैसे नॉर्थ बंगाल, गोरखालैंड अलग से एक स्टेट के डिमांड बहुत दिन से हो रहा है, क्यों कर रहा है? क्योंकि वहां पर कुछ डेवलपमेंट है ही नहीं। कुछ बिहार से एक बंदे हम्म को अगर कुछ कोर्ट का काम करना है, उसको कोलकाता आना पड़ेगा, पूरा रात जर्नी करना पड़ेगा, कोई फैसिलिटी वहां पर है नहीं। हम्म सेम चीज गोज फॉर ये जंगल महल एरिया। तो वो लोग भी अलग हम्म से स्टेट का डिमांड कर रहा था। तो ये लोग हम्म पहले से ही भाजपा से जुड़ा है। ओनली पार्ट था जो झारग्राम, वहां पर बीच में 2019 में भाजपा की तरफ आने के बाद भी 2021 में फोल्ड हो गया था टीएमसी की तरफ, क्योंकि वहां पर आदिवासी लोग हैं और उसको बहुत सारी चीजें समझाया गया था। बट ये लोग धीरे धीरे ऐसे ही समझ गया है कि जो भी करना है, अगर सर्वाइवल करना है, तो हम भाजपा के साथ ही जुड़ना पड़ेगा। और इसलिए जो माइग्रेंट लेबर होता है, तो वो इस एरिया से भी मैक्सिमम होता है, मतलब हिंदू माइग्रेंट लेबर का मैं बात कर रहा हूँ। तो अभी हम्म वोटिंग के 7 दिन या 10 दिन पहले का इंसिडेंट आप देखो, भर भर के मुझे भी फोन आ रहा था, दादा एक कुछ तो कांटेक्ट दो, कुछ तो ट्रेन का इंतजाम करो, स्पेशल ट्रेन का टिकट कहाँ से मिलेगा, हमको नॉर्मल टिकट नहीं मिल रहा था। क्योंकि वो लोग समझ गया है कि ये तृणमूल कांग्रेस जो भी बोल जाए कि बांग्ला को गुजरात नहीं होने देंगे, उत्तर प्रदेश नहीं होने देंगे, लेकिन यहाँ पर जॉब नहीं है, यहाँ पर इंडस्ट्री नहीं है, तो हमको माइग्रेंट लेबर ही होना पड़ेगा, और वो गुजरात में जाके, यूपी में जाके। तो अगर मुझे भाजपा रूलिंग जगह में जाके ही मुझे सर्वाइवल करना पड़ा, तो एक काम करूं, भाजपा को यहाँ पर लेके आ जाओ, तो मुझे मुझे घर के रहने के बाद भी ये जो फैसिलिटी गुजरात यूपी में जाके इनकम मिल रहा है, यहाँ पर मिल जाएगा। तो इसलिए वहां से भर भर के हिंदू आए और वो लोग वोट डाले। इसलिए हायर पैटर्न है। और सबसे मजे की बात है, मैं सुबह से पोलिंग जो पैटर्न है उसको रीड कर रहा था। तो पहले जो हमारा आंकड़ा आया वो 9:30 को रिलीज किया इलेक्शन कमीशन ने, वहां पर देखा 21%, विच इज गुड। मॉर्निंग, अर्ली मॉर्निंग, थोड़ा ठंड रहेगा, यहाँ पर अब भयंकर गर्म है। अब देख सकते हैं, मैं गमछा लेके बैठा हूँ, क्योंकि नहीं ऐसी नहीं वैसी कुछ है नहीं, भयंकर पसीना चल रहा है। तो दोपहर के टाइम, मतलब 10-11 बजे के बाद आप बाहर जा ही नहीं सकता, इतना धूप है यहाँ पर। और स्पेशली वो जो रारबंग एरिया है, जंगल महल एरिया है, वो तो और भी वहां पर टेम्परेचर हाई होता है। तो एनीवे, सेकंड डेटा रिलीज हुआ 11:30 में, वहां पर भी देखा कि 10% पर आवर के हिसाब से ही पोलिंग हो रहा है, 41 के आजू बाजू में हो रहा है। फिर डेटा रिलीज हुआ 1:30 में, वहां पर हमने देखा 62% के आजू बाजू में आ गया। तो चलो, मतलब जो पैटर्न था 10%, वो दोपहर के धूप के टाइम भी हुआ है। बट अभी लास्ट टाइम है 1 बजे से 3 बजे का टाइम, वो थोड़ा ढीले चलता है। तो हमारा जो रीडिंग था मैक्सिमम 5% पर आवर में होगा, मतलब 10% का होगा। सो जो 3:30 का डेटा रिलीज होगा, वहां पर हमको देखने को मिलेगा कि 62 से 72% आएगा। बट तब जब डेटा रिलीज हुआ, देखा कि 78%, मतलब ऑलमोस्ट 8% पर आवर के हिसाब से, इतना तेज धूप में उसने वोटिंग कर दिया। इसके मतलब लोग जागरूक हो गया, वो समझ गया कि ये सर्वाइवल के लिए वोटिंग है, इधर होगा तो नहीं तो कभी नहीं होगा, ये सिचुएशन आ गया। भाजपा इतना ताकत लगा दिया, ईसीआई ने इतना अच्छा सिचुएशन क्रिएट कर दिया कि आप जिसको मर्जी वोट डालो, लेकिन आप खुद का वोट खुद डाल सकते हो। तो ये जो सिचुएशन है, ये दोबारा शायद नहीं मिलेगा, यहाँ पर गणतंत्र नहीं बच के रहेगा। तो इसलिए जीने के लिए हमको वोट डालना पड़ेगा, और इसलिए पोलिंग बहुत हाई हुआ है। 92% इज लैंडमार्क इन एनी इलेक्शन इन इंडिया। एनी इलेक्शन, दैट्स ट्रू, दैट्स ट्रू। एक चीज जो मैं महसूस कर रहा था इस कल के वोटिंग में, मे बी आप उससे एग्री करें या डिसएग्री करें, कल जब महिलाएं वोट करने निकली थी, वो भी वोकल थी। यूजुअली ये 2021 या 2024 में इसी उत्तर बंगाल में भी ये होता नहीं था, नॉर्थ बंगाल में होता नहीं था, लेकिन इस बार जो एंगर है, लोग कहते हैं कि कैडर कैडर कैडर। आप बताइए 2013 इलेक्शन में आम आदमी पार्टी का दिल्ली में क्या है कैडर था? कोई कैडर नहीं था। बट दे वोटेड फॉर आम आदमी पार्टी क्योंकि वो शीला दीक्षित को हटाना चाहते थे। इन 1978 जो इलेक्शन हुआ था आफ्टर 77 इमरजेंसी के बाद, वहां तो कोई कैडर नहीं था, लेकिन पब्लिक ने बोला कि नहीं, इसको हटाना है।
तो क्या बंगाल की पब्लिक बीजेपी को वोट नहीं कर रही है, टीएमसी को रिजेक्ट कर रही है? आप ये कहना चाह रहे हो? एकदम। देखिए, पहले मैं ये पहले भी शायद बोल चुका हूँ कि कभी कोई इलेक्शन आप देख लो, वहां पर क्या होता है, पहले पॉलिटिकल पार्टीज रेडी होते हैं कि हमको चुनाव लड़ना है, ये हमारा मुद्दा होगा, ये एजेंडा होगा, ये नैरेटिव क्रिएट करना पड़ेगा, इतना बजट होगा, वॉट एवर इट इज। उसके बाद वो जनता के पास पहुंचता है कि भाई ये हमारा पॉइंट है, हम इसके लिए आप मुझे वोट डालो। लेकिन बंगाल में आफ्टर 2024 लोगों के दिल में एक ही बात है, जो मुंह में भी आना चालू कर दिया था, वो है कि हम लोग तो यहाँ पर चेंज चाहती है। क्या भाजपा तैयार है? क्या नरेंद्र मोदी, अमित शाह चाहते हैं कि यहाँ पर कोई चेंजेस हो? क्या यहाँ पर सेटिंग है? दीदी को जो रखा कर रहे हैं वो क्या नरेंद्र मोदी अमित शाह है? तो आप समझ लो, जनता तब से तैयार है। उसके मन में बस डाउट है कि भाजपा तैयार है कि नहीं है। लेकिन जो लास्ट एक महीना 2 महीना, स्पेशली एसआईआर के बाद जो जो इंसिडेंट हुआ, जैसे यहाँ पर अमित शाह जी ने काम किया, नरेंद्र मोदी जी ने खुद आए थे, या यहाँ का जो स्टेट लीडरशिप है उसने जो पॉजिटिवनेस दिखाया, तो लोगों के मन में ये जो अंधेरा था वो दूर हो गया। और वो समझ गया कि भाई देखो, भाजपा चाहे या ना चाहे, वो सेटिंग करे या ना करे, अगर हम लोग वोट दे देते हैं, हम लोग जिता देते हैं, तो ये लोग क्या करेंगे। सबसे मजे की बात, अभी तो मैं मेमारी में हूँ, आपको पता है, मेरे दोस्त मानव के लिए। तो यहाँ पर जब बात हो रहा है लोगों के साथ, तो जो टीएमसी वाले झंडा लेके जा रहा है, क्योंकि नहीं जाएंगे तो उसका पिटाई होगा, अपने पार्टी से ही पिटाई हो जाएगा, वो भी आके चोरी छुपे बोल रहा है, दादा टेंशन मत लो, हमारा वोट तो आपके लिए है, मानव दादा ही जीतेंगे। तो जब रूलिंग पार्टी जिसका कैडर है, जिसका वर्कर है, वो आके बोल रहा है आपके लिए वोट करेंगे। जो यहाँ पर लेफ्ट का लोग है, वो बोला कि देखो, यहाँ पर लेफ्ट को वोट देने के लिए हमको तो प्रचार वचार सबको करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पर लेफ्ट को वोट डालूं तो वो बेसिकली टीएमसी के फायदे के लिए है। तो हम लोग चाहते हैं चेंज हो जाए, अगर चेंज नहीं होता है तो लेफ्ट का जो पॉलिटिक्स है वो कभी वापस नहीं आएंगे। तो हमारा लीडर जो भी करे, कुछ भी करे, हमको कुछ फर्क नहीं पड़ता। हम जो लोअर लेवल का वर्कर है, हम तो डिसाइड कर लिया इस बार भाजपा के लिए ही वोट डालेंगे। जो कांग्रेस वाला है, शायद ये बहुत ही कम वोट है, वो भी बोला दादा टेंशन मत लो, इस बार वोट तो भाजपा के लिए है। तो लोगों के अंदर ये आ गया कि अगर मुझे टीएमसी पसंद है फॉर वट एवर रीजन, तो मैं डायरेक्टली टीएमसी को वोट डालूंगा। अगर मुझे चेंज चाहिए, मुझे टीएमसी का पसंद नहीं है, तो मैं भाजपा को वोट डालूंगा। बीच में जो कोई भी है, वो इधर तो डायरेक्ट अलायंस में है या नॉन डायरेक्ट अलायंस में है, वहां पर वोट देना मतलब वेस्टेज है। तो जब आपका बाइपोलर ऐसे हो जाता है जनता के मन में, तब लहर किस तरफ है, और वहां पर अगर हाई पोलिंग होता है, ये सुनामी आ जाता है, तूफान आ जाता है पोलिंग में, तो वहां पर डिसाइडिंग हो जाता है, वो बोलने का, एग्जिट पोल का कोई जरूरत नहीं होता। मुझे तो ऐसे ही फीलिंग हो रहा है। नहीं, मुझे तो ये लग रहा है कि अगर इस तरह से जो पोलिंग जा रहा है, फिर तो ये 46% बीजेपी वोट शेयर क्रॉस करेगी, 47%, 48 तक जा सकती है, क्योंकि अब सीट प्रेडिक्ट करना फिर बेकार हो जाएगा। क्योंकि फर्स्ट फेज में जो लहर दिखी, उसका इम्पैक्ट तो आपको डायरेक्ट हुगली और हावड़ा और कलकत्ता रीजन में भी तुरंत देखने को मिल जाएगा, क्योंकि एक बार वो कॉन्फिडेंस आ गया वोटर का वापस कि हम सरकार बना रहे हैं और टीएमसी जा रही है। तो टीएमसी को ये सरकार बचाने के लिए आउट ऑफ 142 100 सीट जीतना होगा, विच इज वेरी डिफिकल्ट। नहीं दादा, 100 और सीट में नहीं होगा, जो सिचुएशन होगा 120 करना पड़ेगा, और उसके लिए गेम 100 चालू हो गया। तो 120 तो पॉसिबल नहीं है। अब यहां से ये जरूर है कि वोटर के मन में आ गया कि 100 पे बीजेपी खड़ी है, अब यहां से एक धक्का देंगे, पूरा कहानी टीएमसी का समाप्त। तो मुझे तो ऐसा लग रहा है कि धक्का की जगह सुनामी ना दे दे, पूरा ट्रेन न चला दे। क्योंकि होता क्या है कि बिहार का एकदम इलेक्शन राइट, आपको याद सही पकड़े आपने। क्योंकि मैं आपको बोल रहा हूँ, कल शाम से एक देखो, कल सुबह जब वोटिंग चालू हुआ, तब एक नैरेटिव चालू हुआ, जो खुद टीएमसी के एफिलेटेड मैं बोल दूंगा मीडिया है, वो पब्लिश करने चालू कर दिया कि वोट आप टीएमसी में डाल रहे हो, वोट जा रहा है भाजपा की तरफ। उसके बाद सेकंड नैरेटिव 9:30-10 बजे चालू हो गया कि आप जो यहाँ पर आधा सामरिक बाहिनी को लेके आए हो, जो जवान आए हैं, वो लोग वोट प्रोटेक्शन के लिए नहीं आ रहे, वो भाजपा के लिए छप्पा वोट कर रहे हैं। तो ये जो जो नैरेटिव चला, तो तभी पता चल रहा है कि ये हार रहा है, और इसके जो वो हारने के बाद जो जो बोलना होगा उसका तैयारी चालू हो गया। सो आई एम वेरी कॉन्फिडेंट, वेरी हैप्पी विद दोस टू स्टेटमेंट। बट उसके बाद ममता बनर्जी इज वेरी सीजन पॉलिटिशियन, शी रियली अंडरस्टैंड पॉलिटिक्स, ये आपको मानना ही पड़ेगा। अच्छा है बुरा है वो अलग बात है, बट पॉलिटिशियन सी वो बहुत मजबूत पकड़ है। तो उनको समझ में आ गया कि हम अगर ऐसे खेलेंगे, तो सेकेंड फेज का जो है ना, वहां पर बूथ में जाने के लिए लोग तैयार नहीं होंगे, क्योंकि ये टीएमसी वाले जानते हैं कि एक बार हम हार जाते हैं तो हमारा हाल जनता ने क्या कर देंगे, भाजपा या ईडी सीबीआई क्या करेंगे, ये फर्क नहीं है।
जनता इसके साथ क्या करेंगे इसको अच्छे से मालूम है। और उसके बाद मुझे काउंटडाउन तक जाना है, 4 मई तक जिंदा रखना है उम्मीद। तो इसलिए उसने नैरेटिव चेंज कर दिया और शाम के टाइम अचानक से आ गया, ईवीएम चेंज हो रहा है, वोट चोरी हो रहा है। और ये जो सारे मुद्दे उठाए गए ना, अनफॉर्चुनेटली जो हमारे राष्ट्रवादी लोग हैं वो फंस गए, वो पैनिक करने चालू गए। उसका भी दोष नहीं है क्योंकि 2021 के पोस्टपोल वायलेंस जो हुआ था, सब लोग पैनिक में है। और इस बार तो उससे अब 100 गुण ज्यादा। मैं आपको बोल देता हूं, अगर 4 तारीख गलती से भी दीदी का टीम जीत जाता है ना, तो शायद ये आपके साथ मेरा लास्ट पॉडकास्ट होगा, मैं जिंदा नहीं रहूंगा। मैं ओपन स्टेटमेंट दे रहा हूँ। और ये बस मैं नहीं हूँ, सारे जो हिंदू है जो इनके अगेंस्ट बात कर रहे हैं उनके सेम हाल होने जाएंगे। या तो मर जाएंगे या ऐसे हाल होगा कि मैं बोलूंगा भाई मार दो, इससे अच्छा तो मर जाना अच्छा है। तो ये सिचुएशन है, तो लोग पैनिक होने चालू हो गया। क्यों ये पैनिकिंग चालू हो गया? क्योंकि दीदी को भी मालूम है कि अगर हम इसको ये उम्मीद में नहीं रखेंगे कि हम वापस आ रहे हैं, तो ये सेकेंड फेज में लड़ने की जगह पे है ही नहीं। अब देखो, फर्स्ट फेज में अगर भाजपा सेंचुरी की तरफ पहुंच ही जाता है या वो क्रॉस कर लेता है, तो सेकेंड फेज में ऑफिशियली उसको 48 नंबर्स लगेगा। लेकिन अनऑफिशियली आपको भी मालूम है, मुझे भी मालूम है, अगर 26 भी मिल जाता है तो भाजपा गेम दी एंड कर देंगे। जैसे कर्नाटक में हुआ था, जैसे मध्य प्रदेश में हुआ था, जैसे गोवा में हुआ था, सेम चीज वेस्ट बंगाल में होने जा रहा है। और लोग इसमें गुस्सा नहीं होंगे, लोग इसके लिए एक्सपेक्टेड है। तो दीदी को अगर गवर्नमेंट फॉर्म करना है, ऑफिशियली उसके नंबर है 148, बट अनऑफिशियली वो नंबर 200 होना चाहिए। अगर 200 तक ये टीएमसी वाले नहीं पहुंचता है, वो गवर्नमेंट 6 महीना नहीं टिकेंगे। और ये अगर 170 180 में भी रुक जाते हैं और भवानीपुर से दीदी खुद हट जाती है, अमित शाह जी ने खुद बोल दिया कि वो शॉर्टकट है, आप भवानीपुर हरा दो, गवर्नमेंट हम बना लेंगे। कैसे बना लेंगे सबको समझ में आ रहा है। तो उसके मतलब उनको अगर गवर्नमेंट 5 साल चलाना है तो 200+ सीट्स लेके आना होगा। और भाजपा को अगर गवर्नमेंट फॉर्म करना है 120 में लाना पड़ेगा, जो 120 के बहुत क्लोज नंबर उत्तर बंग, जंगल महल और राजबंग ने ले दे दिया है। तो सेकेंड फेज में जो चांसेस है, दीदी का जितना भी चांसेस था वहां पे भी घटेंगे, क्योंकि टीएमसी का जो बूथ लेवल वर्कर है, जो ग्राउंड लेवल वर्कर है, वो अभी पैनिक स्टेट में है। तो उसको मोटिवेटेड रखने के लिए ये सारा नैरेटिव चल रहा है, जिसके साथ वास्तविक कोई मिल नहीं है। 40,000 बूथ में कल पोलिंग हुआ है। ये जो इंसिडेंट हुआ है 20 या 22, आप पहले का इलेक्शन देख दो, जोलंगी और डोमकल, मॉर्निंग से पोलिंग के डे प्रीवियस नाइट से चालू हो जाता है बॉम्बिंग लेफ्ट और टीएमसी वालों के अंदर। पूरे दिन वही कवर होता है। कल तो लंच तक मीडिया वालों को कोई न्यूज ही एज इज नहीं मिला कि कहीं पे भी कुछ गंडगोल हुआ। और सबसे बड़ी बात लंच है, तक जो तो लोग कुछ ये नहीं बोल हुआ। रहे हैं, नहीं लंच के बाद भी जो इंसिडेंट हुआ, बोल रहा है कि ये इंसिडेंट हो गया, वो इंसिडेंट हो गया। मैं तो एक चीज बोलूंगा, इलेक्शन कमीशन ने स्ट्रिक्टली बोल दिया था, अगर एक भी बंदे को वोटिंग के लिए रुका जाएगा तो मैं वहां पर रिपोर्ट कराऊंगा। और अगर कहीं 30-40 बूथ में कहीं पे भी मुझे रिपोर्ट करना पड़ेगा, पूरा असेंबली में मैं रिपोर्ट करूंगा। तो आप बोलो दादा, ऐसे ऑफिशियल कितना डेटा सी विजिल के थ्रू इलेक्शन कमीशन के पास गया है कि ये घटना घट रही है, ये हिंसक का घटना हुई, ये यहाँ पर रिपोर्ट करने का है, यहाँ पर वोटिंग में छप्पा वोट हो रहा है, ये वोट दान में नहीं जाने दे रहा है। कितना ऑफिशियल डेटा है? कुछ नहीं है, परसेंटेज भी नहीं कुछ आएगा। नहीं। आउट ऑफ 40,000 बूथ मैं मैक्स टू मैक्स बनूंगा, 200 बूथ में ऐसे हुआ है, एंड दैट ऑल्सो नेग्लिजिबल। 5-10 मिनट के लिए ऐसे हल्ला हुआ है, उसके बाद इलेक्शन कमीशन और सेंट्रल फोर्स ने उसका पूरा कमांड ले लिया। तो ये सारे जो बात है, ये सेकेंड फेज को बस नैरेटिव चेंज करने के लिए और कुछ नहीं है। वोटिंग जो हुआ है पॉजिटिव वोटिंग हुआ है और लहर देखने के लिए हम तैयार हैं। कल एक बंगाल के बड़े अफसर हैं, टीएमसी के माने जाते हैं, लेकिन अंदर अंदर इस बार भाजपा से हैं। उन्होंने मुझे फोन बहुत किया और बोला, अभिषेक 115 कंफर्म लग रहा है, जो मेरे पास फीडबैक है। मैंने बोला, दादा आप इतने बड़े रैंक पर हैं, मैं नाम नहीं लूंगा, मैंने बहुत करीबी हम्म, माने जाते हैं, लेकिन इस बार वो परेशान है क्योंकि टीएमसी का कोई भी गुंडा जिस प्रकार से अफसरों के साथ बिहेव करता है, तो एक अफसरों के अंदर वो था, तो उनका ये आंकड़ा है। लेकिन मैं उस पर नहीं जाता, मैं कह रहा हूं कि 100 का आंकड़ा हम, जो मुझे समझ में आ रहा है। आखिरी हम्म। प्रश्न आपसे दादा, हावड़ा रीजन बड़ा क्रूशियल हो जाएगा बीजेपी के लिए। लास्ट टाइम 16-0 था, क्या इस बार हावड़ा रीजन में आप वोट शेयर बीजेपी का बढ़ते हुए देख रहे हैं, इस प्रकार की वोटिंग के बाद स्पेशली? देखिए, सेकेंड फेज का जो 142 सीट्स है, तो वहां पर हावड़ा, पूर्व वर्धमान और दक्षिण 24 परगना, ये जो 3 डिस्ट्रिक्ट है, इसमें अभी तक जो रुझान आ रहा है उसमें टीएमसी फेवरेबल है। मैं पकड़ लेता बिल्कुल। हूँ ये 3 डिस्ट्रिक्ट 31 सीट्स और ये दोनों मिलाकर 32,
टोटल 63 सीट्स। अगर ये 63 सीट्स में से भाजपा को 0 सीट मिलता है, फिर भी भाजपा गवर्नमेंट फॉर्म करने के जायके में रहेंगे, क्योंकि यहाँ पर 3 जो डिस्ट्रिक्ट है और कोलकाता, ये इस बार भाजपा को भर भर के देने वाला है। नदिया डिस्ट्रिक्ट जहां पर मोतुआ है, नहीं बैरकपुर तो उत्तर चौबीस परगना में आ गया, नदिया नदिया डिस्ट्रिक्ट जहां पर 17 सीट्स है, वहां पर हमने ओपिनियन पोल में ही दिखाया था कि 3 सीट से ज्यादा टीएमसी जीतने के जगह में है ही नहीं। जो जगह रानाघाट सेगमेंट पे है वहां पर तो मोतुआ वोट है, कुछ कर नहीं सकता तृणमूल। जो कृष्णनगर सेगमेंट में कुछ कुछ सीटें थे, वहां पर एसआईआर के बाद जो डेटा डिलीशन हुआ, वहां पर भी हारने वाला है। फिर जो उत्तर चौबीस परगना आता है, उसके पहले आता है बोनगा जो मोतुआ सेगमेंट है, उसके आते हुए बैरकपुर, जहां पर आउट ऑफ 7 असेंबली 5 तो पॉजिटिव आए। दमदम असेंबली, वहां पर भी आउट ऑफ 7 3 to 4 पॉजिटिव दिख रहा है। फिर अब आता है बारासत, जहां पर 2 या 3 पॉजिटिव दिख रहा है। उसके बाद बसीरहाट आता है, जहां पर पूरा मुस्लिम भरे है, लेकिन 2 सीट तो अभी कंफर्म, संदेशखाली और हिंगलगंज, ये 2 पॉजिटिव लग रहा है। ऊपर से बसीरहाट दक्षिण जो है, वहां पर भी अभी पॉजिटिव होना चालू हो गया। और ये जो फर्स्ट फेज का लहर है, इसके बाद तृणमूल का जो ग्राउंड लेवल का वर्कर है वो डिमोटिवेटेड है, उसको क्लियर पिक्चर आ गया है कि क्या होने जा रहा है। तो इसको मालूम है कि हम लोग यहाँ पर लड़ेंगे। इसके बाद अगर 4 तारीख हार जाता है तो बुआ भतीजा शायद दुबई भाग जाएंगे, उसके बाद यूएस सेटल कर जाएंगे, जो होगा हमारे साथ होगा, ये उसके दिमाग में छप गया है। तो इसलिए वो कितना उस पर एफर्ट लगाता है उसमें मुश्किल है। एनीवे, उत्तर चौबीस परगना गया, उसके बाद आप आ जाओ हुगली। हुगली में 18 सीट्स है, जहां पर 11, हमारा ओपिनियन पोल दिखा रहा था 11 बीजेपी बहुत ही पॉजिटिव स्टेट में है। 7 सीट जहां पर थोड़ा मुस्लिम ज्यादा है, तो वहां पर प्रॉब्लम है। बट इसके बाद कल जो एक पैटर्न सामने आया ना, वो भी अच्छे है दादा। बहुत सारे मुस्लिम इस पर वोट नहीं डाल रहे हैं, वो सेफ होना चाहता है चेंजेस के बाद। तो वो मुस्लिम वोटिंग अगर कम हो जाता है, तो हुगली में और सीट बढ़ने का जरूरत है। तो ये जो टोटल तीनों जगह है, ऊपर से कलकत्ता जहां पर भद्रलोक रहता है, इतने दिन जहां पर 62% पोलिंग होता था, और ऐसे डेटा दिखा दिया कि कितना भर भर के वहां पर ये छप्पा वोट करने का जगह था, वो सारे क्लीन अप हुआ अभी। तो कोलकाता में वोटिंग परसेंटेज बढ़ेंगे। आवासन का जो वोट है, जो रेसिडेंस एरिया है, वहां से अभी वोट आएंगे और वो सारे टीएमसी के जाएंगे। तो कोलकाता में भी 5-6 का वहां पर इंडिकेशन है। तो ओवरऑल ये जो 3 डिस्ट्रिक्ट और कोलकाता, ये मिला के ही फर्स्ट फेज का जो हुआ है वो 148 से ज्यादा दिख रहा है अभी। फिर ऊपर से यहाँ तो अगर सच में ये डीमोटिवेशन आ जाता है, और जो हिंदुत्व के लहर चल रहा है, ये जैसे फेयर वोटिंग फर्स्ट फेज में हुआ है, बहुत सारे सीट इस बार ऐसे रिजल्ट देगा जो अनएक्सपेक्टेड है, कोई बिलीव ही नहीं कर सकता है। मे बी हमारे ओपिनियन पोल में भी वो डेटा आए थे, लेकिन हम रिलीज नहीं किया क्योंकि हम खुद ही बिलीव नहीं कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर संगठन कुछ नहीं है। लेकिन जब इलेक्शन बिल्कुल कमीशन कार्य होता है, फेयर इलेक्शन होता है, फेयर काउंटिंग होता है, और जनता जाग जाती है, तो तब ये कोई इक्वेशन, कोई ओपिनियन पोल, कोई एग्जिट पोल काम नहीं करता दादा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो थैंक यू दादा, आप शो में आए और उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जिस प्रकार से आपने बताया, हम सब आपके थैंक यू भी दादा। एग्जिट पोल पर वेट करेंगे। 29 को तो आप रिलीज करेंगे ही, उसके बाद हम आपके एग्जिट पोल पे बात करेंगे। लेकिन दादा, मुझे जो आपका फीडबैक मिला उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जिस तरह से आपने बंगाल में 5 साल काम किया, उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम, नमस्कार, जय श्री राम। नमस्कार।